गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 23 अप्रैल है, तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है। साथ ही साथ आज का संपादकीय देखेंगे, जिससे आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे हिंदी स्टेट पीसीएस से संबंधित कंटेंट को प्राप्त कर सके। आज यह हमारा 291वां क्लासेज है या एपिसोड है, जिसमें हम लोग जनसत्ता और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़ को लगातार कवर कर रहे हैं। यह वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, पर इसके मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को 599 आप पेड कर सकते 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, और यह युक्ति आइस के वेबसाइट या ऐप डाउनलोड कर से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है, जिसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज के न्यूज़ में हम लोग देखेंगे चुनाव परिणाम से पहले ही सूरत में भाजपा के एक उम्मीदवार हैं मुकेश दलाल, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो यह पहली ऐसी घटना देखने को मिल रही है जो चुनाव परिणाम घोषणा पूर्व से ही आपको किसी उम्मीदवार को क्या कर दिया गया है, विजेता घोषित कर दिया गया है। तो इसके संदर्भित हम न्यूज़ को देखेंगे। अब तक कौन कौन से निर्विरोध चुने जा चुके हैं, इनका भी हम नज़र रखेंगे। और साथ ही साथ अगले न्यूज़ पर देखेंगे वेंकैया नायडू, मिथुन चक्रवर्ती समेत कई पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लोगों को। तो पद्म पुरस्कार क्या होता है, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। रिसने लगा है खूबसूरत शुक्र ग्रह का वातावरण, तो एक रिपोर्ट आई है, उस पर हम लोग नज़र रखेंगे और उसके सभी तथ्यों की जांच करेंगे। पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट। चुनाव सुधार में सुप्रीम कोर्ट ने निभाई है अहम भूमिका। तो यह एक लेख आया है, जिसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब तक जो भी चुनाव सुधार हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही, वो किस प्रकार से दिशा निर्देश दिया है चुनाव से संबंधित लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए। तो इस एक न्यूज़ को हम लोग देखेंगे। कल पृथ्वी दिवस था, तो 22 अप्रैल का पृथ्वी दिवस क्या रहा, कैसे मनाया गया, उसके थीम क्या थे, उसके एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ गुकेश, याद रखिए, डी गुकेश रचा इतिहास, विश्व खिताब में सबसे युवा चैलेंजर बने हैं। तो ये ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। तो इनके संदर्भ में हम कुछ उपलब्धियां हासिल करेंगे, उसके न्यूज़ को देखेंगे पीटी फैक्ट के तौर पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 लाख करोड़ का कारोबार करने वाली पहली कंपनी बनी है रिलायंस। तो इसके न्यूज़ को कवर करने का प्रयास करेंगे, पीटी फैक्ट और कॉन्सेप्ट को लेने का प्रयास करेंगे। फिर नाइमा खातून एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलपति नियुक्त की गई है। 100 साल में पहली बार महिला कुलपति बनाई गई है नाइमा खातून को। तो इसके पीटी एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। आज के संपादकीय में 2 टॉपिक कवर किया गया था। देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ें पढ़नी चाहिए। कल देखिए, कोई भी एग्ज़ाम ओरिएंट आपको संपादकीय नहीं था, तो मैंने एनालिसिस नहीं कराया। पर आज 2 आपको संपादकीय जो लिखा है, एक दैनिक जागरण का है और एक जनसत्ता का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उन दोनों संपादकीय को आज कवर करने का प्रयास करेंगे। एक में है एमएसपी पर कानून पूर्ण विचार की दरकार, ऐसा लेखक के द्वारा बातें की जा रही है। दूसरा एक देखेंगे, आईएलओ की एक रिपोर्ट आई है, आर्थिक विकास बनाम बढ़ती बेरोजगारी के संदर्भ में भारत में रोजगार संबंधित ताज़ा रिपोर्ट उसके द्वारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट के संदर्भ में भारतीय बेरोजगारी दर, विकास दर को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ इन सारी न्यूज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, और जो भी समस्या हो तो आप इस दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पैकेज के बारे में और भी टॉपिक के बारे में कोई समस्या आ रही है, करंट अफेयर्स के बारे में कोई समस्या आ रही है, टॉपिक के साथ कैसे हम कोऑर्डिनेट कर सके, एग्ज़ाम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर सके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम कैसे इसे देख सके, और आने वाले एग्ज़ाम के साथ इसे कैसे हम तैयार करें अपनी रणनीति को, सारी चर्चा आप इस दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति आइस को सपोर्ट कीजिएगा। और जिन्होंने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया युक्ति आइस का, तो इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर सभी जगह आपको लिंक दिए गए, जिससे आप यह ऐप डाउनलोड करके आप संबंधित चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, या तो बार कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in। और देखिए, लाइक से सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, चलिए न्यूज़ पर आते हैं। फटाफट न्यूज़ को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, चुनाव परिणाम से पहले ही सूरत में खिला पहला कमल। तो देखिए, ऐसा बात है कि गुजरात के सूरत लोकसभा सीट पर
चुनाव परिणाम आने से पहले ही भाजपा के कमल खिल गया है। वहाँ के भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित हो गए। एक्चुअली हुआ क्या कि जो भी प्रत्याशी खड़े हो रहे थे प्रत्याशी, वो नामों की वापसी जब ली जाती है, नाम वापसी ली जाती है, तो उन्होंने मुकेश दलाल को छोड़कर सभी प्रत्याशियों ने वहाँ से अपना नाम वापसी कर लिया, जिसके कारण एक ही व्यक्ति बचा उस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसा नियम है, अगर किसी सीट पर, वो लोकसभा सीट हो या विधानसभा सीट हो या लोकल पंचायत स्तर की सीटें जो होती हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल एक कैंडिडेट बच जाता है, उसे निर्विरोध क्या होता है, मान लिया जाता है विजेता। तो उसके लिए देखिए बात, यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, पहले से ही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यह सामान्य चलन है। पर यहाँ पर बातें हो रही है कि यह गुजरात के इतिहास में पहली बार किसी लोकसभा प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया गया है, बल्कि पूरे देश, पूरे गुजरात की बात हो रही है। फिर कांग्रेस उम्मीदवार के नीलेश कुशाम्बी का नामांकन था, उन्होंने भी रद्द कर दिया। ये सब न्यूज के आसपास की चीज़ें हैं। पर ध्यान रखिए, गुजरात ही नहीं, यहाँ पे इस तरह गुजरात ही नहीं, पूरे सूरत ही नहीं, पूरे गुजरात के इतिहास में पहली बार घटना है। तो इस प्रकार की पहली घटना सूरत में हो रही है, सूरत में जो निर्विरोध किसी को चुना गया। तो एक क्वेश्चन बनता है, तो क्या भारत में इससे पहले किसी का निर्विरोध चुना गया था? तो इसके न्यूज़ को, एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक 35 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं लोकसभा चुनाव को। तो यह सूरत जो संसदीय क्षेत्र है, भाजपा के मुकेश दलाल 12 साल में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले उम्मीदवार बने। वह शायद भाजपा के पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने संसदीय चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की। हालांकि 1951 के स्वतंत्र भारत में पहले चुनाव से लेकर अब तक बिना किसी चुनावी लड़ाई के संसदीय चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या 35 है। तो यह आपको ध्यान रखना है, इसकी संख्या कितनी है, 35 है। डिम्पल यादव भी जो यूपी के सीएम की, पूर्व सीएम की मुख्यमंत्री धर्मपत्नी, उनका भी निर्विरोध चुना गया था। समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव 2012 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव निर्विरोध जीत चुकी है। यह सीट उनके पति अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी, तो वहां से इनकी जीत दर्ज हुई थी। तो इस प्रकार से आपको इनके नाम से भी निर्विरोध जीतने वाली सूची में इनका नाम है। उससे पहले हम बात करें अन्य नेताओं की, तो वाई वी चौहान, फारूक अब्दुल्ला, हरे कृष्णा महताब, टी कृष्णाचारी, PM सदई और SC जमीर नाम के जो आपको नेता हैं जिनको संसदीय चुनाव में निर्विरोध चुना गया है। तो इसी तरह डिम्पल यादव के कम से कम 9 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने उपचुनाव से निर्विरोध जीत हासिल की। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कांग्रेसी जो हैं प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस के हैं। जैसे सिक्किम और श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र 2 बार ऐसे निर्विरोध प्रत्याशी जीते हैं। तो ये सब डाटा फैक्ट है, PT फैक्ट है, जिसको आप लोग को इकट्ठा करना है एग्जाम ओरिएंटेड। दूसरे न्यूज़ पर आते हैं। वेंकैया नायडू, मिथुन चक्रवर्ती समेत कई पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इसका घोषणा कर दिया जाता है कि किनको पुरस्कार दिया जाएगा, और यह पुरस्कार देने की तिथि निर्धारित की जाती है। उस दिन इन पुरस्कारों को सूची का वितरण किया जाता है। जैसे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वरी पाठक और कई अन्य प्रमुख हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार का अर्थात कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में क्या दिया, पुरस्कार दिया। अब ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत बिहार के विंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनको पद्म विभूषण से आपको सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और लोगों को पद्मश्री लगभग दिया गया है। तो 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों का क्या किया गया, घोषणा किया गया। पद्म पुरस्कारों की हम बात करें तो टोटल 132 की घोषणा की गई, जिसमें ध्यान रखिएगा इस सूची में 5 जो है पद्म विभूषण है, जिसे सबसे भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण दिया गया कितने लोगों को, 5 लोगों को। पद्मश्री कितने लोग, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, आपको 17 लोगों को। अब पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया, तो ध्यान रखिएगा पद्मश्री की बात की जाए तो 110 लोगों को दिया गया। तो इस प्रकार से 132 लोगों को दिया गया। और यह ध्यान रखिएगा, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उसके बाद पद्म विभूषण, उसका तीसरा आपको पद्म भूषण, और उसका तीसरा पद्मश्री है, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। कुल मिलाकर बात यही की जा रही है। तो कुछ न्यूज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा,
पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल किया जाता है। इन पुरस्कार 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसा अभी मैंने आप लोगों को चर्चा किया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री के रूप में दिया जाता है। पद्म पुरस्कार विभिन्न विषयों, गतिविधियों, क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्यक्रम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार, उद्योग जगत, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जब ये 26 जनवरी की घोषणा हुई थी उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था न्यूज एनालिसिस में, खेल को कब जोड़ा गया इस सूची में, कब जोड़ा गया और किनको दिया गया है खेल के रूप में आपको भारत रत्न। और इस प्रकार से आपको ध्यान रखिएगा भारत रत्न में कब जोड़ा गया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत रत्न देने के लिए खेल को कब जोड़ा गया है, तो ये प्रश्न यहाँ से आपको एक कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। अब पद्म विभूषण पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट प्रदान करने वाले को दिया जाता है। देखिए एक मानक आप बना सकते हैं, देखिए एक मानक बनाइए, कोई व्यक्ति इतना % काम कर रहा है विशिष्ट सेवा के साथ में, अगर हम इसे उल्टा देखें, उल्टा श्री करें तो पद्मश्री देने के लिए सम्मानित किया किसी क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए। किसी क्षेत्र में क्या कर रहा है, वो विशिष्ट कार्य कर रहा है, तो उसे क्या देगा, पद्मश्री देगा। मैं श्री या डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कर लीजिएगा। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में वो क्या कर रहा है, उच्च कोटि का विशिष्ट सेवा दे रहा है, उच्च कोटि का सेवा दे रहा होगा, अर्थात पद्मश्री से ऊपर यह ज़्यादा काम कर रहा है। सिंपल सा अर्थों में समझने का प्रयास कीजिएगा। और यह जो है, अगर हम ऐसी बात करें, यह जो क्षेत्र है यह क्या, अति विशिष्ट अगर वो कार्य कर रहा होगा किसी क्षेत्र विशेष में, असाधारण रूप से काम कर रहा होगा, तो उसे क्या दिया जाएगा, यहाँ पर आपको विभूषण दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ भूषण दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आपको याद रखनी है। तो यह आपको औसत के तौर पर, अनुपात के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। अनुपात के तौर पर हम देखें तो सबसे पहले विभूषण बड़ा है, फिर भूषण बड़ा है, उसके बाद श्री बड़ा है, श्री सबसे छोटा। इस तरीके से आपको याद रखनी है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करें 2024 में, तो ध्यान रखिएगा 2024 में दोहरे पुरस्कार, एक दोहरा पुरस्कार मामले में पुरस्कार एक रूप में गिना जाएगा। सूची में जैसे 132 पद्म पुरस्कार मंजूरी दी गई, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री। अब इसमें 30 महिलाएं, आपको यहाँ से पीटी फैक्ट याद रखना है। इस बार कितने लोगों को दिया गया है, महिला लोगों को पुरस्कार दिया, पद्म पुरस्कार दिया गया, 30 महिलाओं को दिया गया। सूची में हम विदेशी, NRI, POI और OBC श्रेणी के जो विदेशी, भारतीय मूल के विदेशी हैं या विदेशी पूर्णतः हम बात करें तो 8 व्यक्तियों को दिया गया, 9 मरणोपरांत पुरस्कार दिए जो है। तो ये सब पीटी फैक्ट आपको मिलान करने के लिए पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, मिलान करने वाले टॉपिक में आपको प्रश्न पूछ सकता है। कितने व्यक्तियों विदेशी मूल के लोगों को दिया गया, भारतीय OIC कार्ड धारक को दिया गया, तो उनको याद 8 रखिएगा। 9 मरणोपरांत को दिया गया, 30 महिलाओं को दिया गया। तो इतना पीटी फैक्ट जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ बिहार के कितने लोगों को दिया गया है, तो ध्यान रखिए पद्म विभूषण की बात करें, दिवंगत विनेश्वर पाठक बिहार के सामाजिक कार्य है, उनको दिया गया। हम पद्मश्री की बात करें तो इनमें शांति देवी पासवान और शिवन पासवान को दिया गया, बिहार के मधुबनी पेंटिंग कला के लिए दिया गया। अशोक कुमार विश्वास बिहार के हैं, पेंटिंग के लिए इनको दिया गया। राम कुमार मलिक बिहार के हैं, संगीत के लिए इनको दिया गया है। और सुरेंद्र किशोर बिहार के हैं, भाषा पत्रकारिता के लिए दिया गया। अब मुझे आप लोग अपने अपने स्टेट के जो भी लोग हैं, जैसे यूपी वाले होंगे, कमेंट सेक्शन में अपने भेजिएगा किनको पद्म विभूषण दिया गया, भूषण गया, पद्मश्री गया। MP वाले अपने स्टेट का भेजेंगे, RS वाले अपने स्टेट के भेजेंगे। तो सभी लोग आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने स्टेट के सूचियों को थोड़ा भेजने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम न्यूज़ पर देखते हैं। अगले न्यूज़ में है कि रिसने लगा है खूबसूरत शुक्र ग्रह का वातावरण। यह आपको ध्यान रखिएगा, यह UPSC के GS पेपर आपको 3rd में भी पूछ सकता है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा UPSC के GS पेपर 2 में भी आपको जोड़ के पूछ सकता है। अगर हम BPSC की बात करें तो BPSC में पेपर 1 में पूछेगा, ध्यान रखिएगा, करेंट, राष्ट्रीय घटनाक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, या तो फिर आपको BPSC के GS पेपर 2 के साइंस टेक वाले पोर्शन में पूछ सकता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष यान ने बुध ग्रह के पहुंच से पहले शुक्र के वातावरण के रिसाव की तस्वीरें कैद की। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र ग्रह
कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैस रिस कर फैल रही है अंतरिक्ष में, तो यह थोड़ा सा चिंता का विषय बनाए हुए। देखिए क्या हुआ कि सबकी निगाहें हैं रहने वाला खूबसूरत ग्रह शुक्र पर है। बोला जा रहा है कि हम पृथ्वी के बाद शुक्र पर, मंगल पर जीवन यापन बसाने के लिए अनुसंधान करेंगे, ऐसा बात हो रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में कार्बन और ऑक्सीजन गैस के रिसाव होकर अंतरिक्ष में फैल रही है। रिसाव शुक्र के अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र के कारण हो रहा है। इसका कारण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। अगर हम बात करें यह ग्रह है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इसके घूर्णन गति को प्रभावित करता है, जिसके कारण यह इस प्रकार के रिसाव घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। अब ये सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है, जहाँ पर हर किसी न किसी की नज़र आती है, किसी भी देश की नज़र आ रही है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों की नज़र आ रही है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब है कि इसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे गैसों के रिसाव के कारण के बारे में शोध के बाद पता चल पाएगा कि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे विज्ञानी इस घटना के खुलासा किया है। तो ये सब चीज़ें होंगी जब हम बात करेंगे वैश्विक रूप से। वैश्विक पहुंच के लिए हम अनुसंधान कर रहे हैं। अगर सिंपल सा शब्दों में बोले R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्या इसके प्रभाव होंगे? अगर हम मानवीय बसावट के लिए या भविष्य के लिए अंतरिक्ष यान को लेकर हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो यह मार्गदर्शक के तौर पर काम करेगा। जहां पर जो डॉक्टर शशि भूषण पांडे हैं नैनीताल एस्ट्रोनॉमर्स के, तो उन्होंने शुक्र के चट्टानी समान तौर पर शुक्र चट्टानी है, इसका आकार द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। शुक्र की सतह पर कभी पृथ्वी के तो विशाल समुद्र हुआ करते थे, जिसका पानी अब गायब हो चुका। जैसे पृथ्वी में कभी स्टेसिस सागर हुआ करता था, उसके बाद हिमालयन का निर्माण हुआ। इस प्रकार घटनाक्रम यहाँ भी हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, जानकारी जुटाया जा रहा है। तो आने वाले समय में जो फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च है, उन्हें लेबोरेटरी में इसके 12 अप्रैल के नेचर एस्ट्रोनॉमी में इसकी रिपोर्ट छापी थी। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में हम अंतरिक्ष अनुसंधान में जो करने वाले उसके लिए बहुत ही आपको यह क्या होगा, पथ प्रदर्शक के तौर पर होगा। क्यों होगा? देखिए, पृथ्वी पर अगर हम पृथ्वी पर वातावरण में बदलाव देख रहे हैं तो उसका कारण हम क्या बोलते हैं? मानवीय कारण बोलते हैं। और मानवीय कारण के तहत जिस प्रकार के हम लोग अवशिष्ट फैला रहे हैं, किसी पर कचरा हम जिस प्रकार से कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं पृथ्वी को, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण मानवीय हम पर्यावरण देखते हैं, जिसके कारण मानवीय गतिविधियों को देखते हैं। पर शुक्र ग्रह पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी वहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रक्रिया प्रारंभ है उसके रिसाव को लेकर, उसके वातावरण में परिवर्तन को लेकर। तो यह नया कॉन्सेप्ट लेकर आएगा आने वाले समय में। कुछ रिपोर्ट्स और आएगी कुछ दिनों में, तो इस पर हम लोग परिचर्चा विशेष तौर पर करेंगे। आप लोग इसको बेहतर से आज करिएगा। आपसे पॉलिटी के सेक्शन में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, वो यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, किसी भी टॉपिक में हो, चुनाव के संदर्भ में प्रश्न पूछता है, चुनाव सुधार के संदर्भ में प्रश्न पूछता है। लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए संस्थाओं का योगदान पूछता है, योगदान है ना, ये सब सारे प्रश्न पूछते हैं। तो ये सारे प्रश्न का जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट एक अहम भूमिका है चुनाव सुधार प्रक्रिया को धरातल पर लाने के लिए, तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो कुछ टॉपिक जैसे प्रधानमंत्री स्पीकर चुनाव की समीक्षा पर रोक लगाने के संबंधी जो 1975 में जो आए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचन के अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में लंबित रहने के दौरान 39वां संविधान संशोधन आता है, जिसके कारण अदालतों में प्रधानमंत्री, ये सब थोड़ा सा अपडेट आप लोग को रखना है कि इससे क्या क्या हुए। जैसे हम इस घटना के क्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1975 में हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव को बरकरार रखा, ताकि आशंका में 39वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया। तो ये कुछ न कुछ चीज़ें अपडेट हुई। जैसे मतदाताओं के सामने नोटा का विकल्प रखा,
साल 2013 में। इसी तरीके से वीवीपैट के इस्तेमाल को मिली मंजूरी। तो इस प्रकार से वीवीपैट 2013 में आपको इसके वीवीपैट देते, जब चुनाव हम लोग करते उसके बाद वोटिंग कर लेते थे, बीप बटन दबता है, उसके बाद वीवीपैट निकलता, जिसका हम यह पुख्ता करते जो हमने वोट दिया क्या सही व्यक्ति तक वो वोट पहुँचा है या नहीं है, सही उम्मीदवार तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें भी अभी हाल ही में इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर है इसको लेकर, ईवीएम और वीवीपैट को लेकर। तो इस पर लगातार चर्चा पर चर्चा हो रहा है। इस तरह चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को 2 निर्वाचन आयुक्तों के संदर्भ में, जिस पर मैंने आप लोगों को न्यूज़ भी कवर किया, याद है। नए चुनाव आयुक्तों का मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्व में स्थितियाँ की थी, क्या थी पूर्व की स्थितियाँ नियुक्ति की। अगर बात करूँ मैं आप लोगों को, मैंने बताया था इस तरह का डायग्राम बना के, अगर याद हो आप लोगों को, चुनाव आयुक्तों की पूर्व नियुक्तियों की पूर्व स्थिति, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह, और एक्ट के बाद, याद आ रहा है, एक्ट के बाद नियुक्ति की स्थिति, जिस पर मैंने आप लोगों को सारे का बताया था। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले की न्यूज़ को जाकर जरूर देखिए ताकि आप सब चीज़ों को समझ सके। अब है इसके साथ साथ आपराधिक इतिहास की जानकारी के लिए 13 फरवरी 2020 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सभी राजनीतिक दलों के अपने विधानसभा और लोकसभा उम्मीदवारों को संपूर्ण आपराधिक इतिहास के आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया था। इस प्रकार देखते हैं बहुत से सुधार आपको किए, जिससे आपको चुनाव प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य था चुनाव प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सके और पारदर्शी बनाया जा सके, इस तरीके से। अब है कि कुछ डाटे दिए गए जिसको डाटा को आप लोग उपयोग कर सकते हैं। कब हुआ पहला लोकसभा चुनाव, पहली बैठक कब हुई थी, पहली लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 के अस्तित्व में आया, और इसके बाद पहली बैठक 13 मई 1952 में हुआ। आयोजित किए गणेश वासुदेव मालवंकर पहली लोकसभा अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से पीटी फैक्ट आप लोग को जानकारी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पेपर बहुत ही इनोवेटिव चीज़ें आप लोग को देता है, सारा डाटा फैक्ट देता है, बशर्ते आप उस डाटा का प्रयोग कैसे करते हैं। प्रयोग आप पर डिपेंड करता है, इन डाटा सभी का डाटा का प्रयोग आप कैसे करते हैं पीटी में, मेंस में और इंटरव्यू में। मुझे नहीं लगता जो बच्चे लगातार 365 दिन करेंगे ना, उनको करेंट को लेकर कोई इशू होने वाला है। हाँ, मुश्किल बहुत लगता है, पर मुश्किल से वही हालात को पाता है जो लगातार प्रयास करता है। आप डेली 2 घंटे का आवर इसके लिए निकालिए, जैसा आप डेली रूटीन में शामिल कीजिए। 365 दिन गारंटी है आपको करेंट को लेकर कभी इशू नहीं होगा, वो पीटी के लेवल पर, मैथ के लेवल पर और इंटरव्यू के लेवल पर। साथ ही इसके स्टैटिक्स पार्ट, जब आपके कोर पार्ट इसको पढ़ते हैं, उसके कम से कम 50% पार्ट में आपको सहयोग देगा यह। अर्थात कहने का मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा, 100 नंबर्स का 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें कम से कम करेंट के अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन इसका प्लस इसके साथ 50 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन के आसपास आपको यह कवर कराएगा। अब बात समझ लीजिए, एक लोकसभा का स्टैंडिंग कमेटी के बारे में पूछ सकता है, पहली लोकसभा के, ये सब कोर पार्ट का है ना, करेंट का तो है नहीं। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, चीज़ें ना मेहनत के साथ प्राप्त होती है। कोई परोस कर आपको ना, कोई जमाल गोटा नहीं, सॉरी जमाल गोटा से तो स्थितियाँ खराब हो जाएगी, कोई बूटी नहीं देगा आपको, दूध की बूटी या इस प्रकार से कोई सिरप नहीं दे सकता है, सिरप नहीं दे सकता है जो इसको पी कर आप, है ना, अगर हम इस गिलास में सिरप को डाल दें, इस सिरप में ऐसा सिरप नहीं है जिसको आप लोग, है ना, इसको पी लें और सीधा एग्ज़ाम में जाइए और उसको एग्ज़ाम में लिख दीजिए। इसकी लगातार इस गिलास को न भरने के लिए डेली आपको न मेहनत करनी होगी, और यह बूंद बूंद जब भर जाएगा तो समझिएगा इसका असर यह होगा कि आप तीनों स्तर पर, पीटी, मेंस और इंटरव्यू स्तर पर कॉन्फिडेंट रहिएगा। कम से कम इतना तो मेरा विश्वास रखिए और लगातार प्रयास कीजिए। पुराने स्टूडेंट, हम बात करें साइना बेगम जी का, देखिएगा कितना बेहतर उनका रिजल्ट आने वाला। मुझे पता है कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, उनका फाइनल इस बार होना चाहिए। मेरे थर्ड प्रोसेस यह बोल रहे हैं, बशर्ते आपको ध्यान यह रखना होगा कि जो स्टूडेंट लगातार मेहनत कर, जैसे शिखा जी लगातार आंसर लिखती हैं, तो आंसर लिखते देखिए, वो चाहेंगे तो उनको लगे कि 1-2 लोग लिख रहे हैं तो मैं क्यों लिखूं। तो देखिए, इनको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए आपको मेहनत करनी होगी और लगातार मेहनत करनी होगी। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। बाकी चीज़ें तो हम लोग करा ही रहे हैं आप लोगों को, और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ आप लोग पढ़ते होंगे, आप तुलना कीजिए चीज़ों को लेकर। चलिए आगे हम बात करते हैं
कुछ मोटिवेशनल बात भी हो जानी चाहिए बीच बीच में। अब देखिए, जलवायु को लेके वोट करें, ऐसा एक ब्रिटेन के हेम्पडेन ब्रिज में स्थानीय कलाकारों के द्वारा विशाल आकार के एक कलाकृति बनाई गई है 50 मीटर की, जिसमें लिखा गया है जलवायु के लिए वोट करें, हमारे भविष्य के लिए वोट करें। याद है हम आपको इस प्रकार के एक विचारक बोले हैं, विचारक कि भविष्य को लेकर वर्तमान जब चिंता करे ना, वर्तमान चिंता करे तो समस्या उसके आकलन से कहीं अधिक है, उसके आकलन से कहीं अधिक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यह जब हम बात करते हैं सतत विकास कॉन्सेप्ट की बात करें, सतत विकास, या हम जलवायु परिवर्तन के सम्मेलनों की बात करें, तो दोनों का उद्देश्य यही है कि हम भविष्य को कैसे सुरक्षित रखें, भविष्य को कैसे सुरक्षित रखें। तो उसमें बहुत से कंपोनेंट है, पार्ट है, जैसे पृथ्वी है, वातावरण है, जल है, वायु है ना। तो इस प्रकार के कंपोनेंट को जो हम कैसे बेहतर कर सके, उसके लिए प्रयास जो किए जा रहे हैं, उस प्रयासों को लेकर जैसे व्यक्तिगत प्रयास हो रहे होंगे, सामाजिक प्रयास हो रहे होंगे और सार्वजनिक प्रयास हो रहे होंगे, इस तरीके से फिर एक निजी प्रयास हो रहे होंगे। इस प्रकार के प्रयास का असर क्या होगा, इसी को लेकर चीज़ें स्पष्ट होती हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी दिवस जब मनाया गया कल, तो कॉन्सेप्ट भी कम से कम इसी प्रकार के देखे गए। अब ध्यान रखिएगा, पृथ्वी दिवस के बारे में कुछ चर्चा हो जाए। जैसे 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी बोला जाता है, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। तो आपसे कहीं पृथ्वी दिवस का और कोई नाम पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है, 22 अप्रैल ही दोनों का होता है। इसको हम पृथ्वी दिवस को, अर्थ डे को और भी नाम देते हैं, जैसे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, क्योंकि पृथ्वी को माँ के समान मानते हैं। इस दिन इसका मनाने का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को होने वाले खतरों के प्रति लोगों को जागरूकता करना, जागरूक फैलाना, पर्यावरण संरक्षण का क्या करना, लोगों के प्रति प्रोत्साहित करना। भूस्खलन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण के कारण पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचा। ऐसे में यदि व्यक्ति अपने स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में प्रण ले, तो पृथ्वी बहुत फली फूलेगी। और मैं लगातार इसी बात को लेकर आपसे चर्चा करता हूँ कि व्यक्ति विशेष से यह आरंभ होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो दूसरे के इंतज़ार में अगर ये सब चीज़ें होती रही तो पृथ्वी जल्द ही समाप्त हो जाएगी और हमारा आपका जो वास है वो समाप्त हो जाएगा। अब 27वां पृथ्वी दिवस मनाया गया इस वर्ष 2024 का। तो आपसे पीटी फैक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि 54 दिवस जो है इस बार मनाया गया 2024 का। अब है कि प्रथम आयोजन कौन किया था, गेलार्ड लेंसन और डेनिस हेस की मदद से आपको यह मनाया गया। यह शुरुआत हुआ इन्वायरमेंट को लेकर 22 अप्रैल 1970 को पहला प्रयास आरंभ हुआ, लोग इसके लिए प्रयासरत रहे। अगर हम बात करें इसके थीम की, तो थीम के लिए याद रखना है पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक है, VS प्लास्टिक, अर्थात ग्रह बनाम प्लास्टिक। इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए प्रेरित करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस थीम के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि आने वाले साल में 2024 तक प्लास्टिक का इस्तेमाल लगभग 60% तक गिरावट आ सके, ऐसा आंकड़ा बनाया गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एग्जाम और इन चीज़ों को कवर करना है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं एक संपादकीय पर, तो फटाफट चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। ILO का एक भारत रोजगार संबंधी एक ताज़ा रिपोर्ट जारी किया, जिसमें बताया वर्ष 2000 से लेकर अब तक भारत में कुल श्रम संख्या 13 करोड़ बढ़ी है। तो बेरोजगारी संख्या लगभग 92 लाख से बढ़कर करीब 2.5 करोड़ हो गया है। तो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि विकास भारत तो कर रहा है, वृद्धि तो हो रही है, पर उसके अनुपात में बेरोजगारी दर में कमी नहीं हो रही है। और आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि विकसित देश और अमीर देश में अंतर क्या होता है। मैंने कल बताया था आप लोगों को, जो स्टूडेंट सुने हो, अमीर देश, उसके बीच प्रति व्यक्ति आय का मामला होता है,
जो क्या करता है, जितना वृद्धि होगा उतना ही अमीर देश कहलाएगा। ऐसे ही जब हम विकास दर और बेरोजगारी दर की बात करें, उसके बीच समान अर्थ में हम रोजगार कॉन्सेप्ट है, रोजगार कि विकास दर से रोजगार कितने सृजित हो रहे हैं, अर्थात हम आय कितनी सृजित हो रही है। आय जब सृजित हो रही है तो निवेश किया जाएगा, तो निवेश से कितने रोजगार सृजित हो रहे हैं जिससे बेरोजगारी दर कम हो सकती है। इसी संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे आज के लेख में। तो देखिए कि भारत अपनी जीडीपी दर के हिसाब से आर्थिक तरक्की के बेहतरीन सोपान पर है, पर यह भी सच है कि लगातार अच्छी विकास दर रहने के बावजूद भी भारत में अब तक कोई पुरानी समस्याएं जस की तस बनी हुई है और अब तक कोई भी समस्याएं पैदा हो गई हो, कई और समस्याएं पैदा हो गई। जैसे आर्थिक विश्लेषण में जब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, रोजगार विहीन विकास का सेहरा बांधा जाता है, अर्थात भारत का विकास जो हो रहा है रोजगार विहीन विकास के तौर पर देखा जाता है। अर्थात यह आम आदमी बहुत ही अचंभित है कि इस बात को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। मसलन बेरोजगारी की समस्या, रोजगार के अवसरों में वृद्धि का मुद्दा भारतीय समाज और भारतीय आर्थिक नीतियों हमेशा प्रमुख रहता है, ऐसी बातें की जा रही है। कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आईएलओ की स्थापना कब की गई। अब भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य क्यों बना, कैसे बना, जब इसके मैंने एक बार न्यूज़ में आप लोगों को कवर भी किया था, मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा याद हो तो। आईएलओ का स्थापना जब हुआ उसमें भारत स्वतंत्र नहीं था, पर आईएलओ के संविधान में यह लिखा हुआ है कि स्वतंत्र राष्ट्र ही इसका संगठन, इसका सदस्य देश बन सकता है। तो बताइएगा मुझे ऐसा क्या कारण था जिसके कारण इसको बनाया गया। तो चलिए, वर्तमान में आईएलओ के महानिदेशक कौन है, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब है कि आईएलओ भारत में रोजगार संबंधित ताज़ा रिपोर्ट बताता है कि वर्ष 2000 से लेकर भारत कुल श्रम संख्या 13 करोड़ बढ़ी है और बेरोजगारी दर संख्या 92 लाख से बढ़कर 2.5 करोड़ हो गई है। यानी पिछले 23 वर्षों में भारत में बेरोजगारी दर दुगनी से अधिक हो गई, ऐसा रिपोर्ट में बातें की जा रही। दूसरे पक्ष में हम बात करें, वर्ष 2019 से दौरान कोरोना महामारी नहीं आई थी, तो भारत में बेरोजगारी संख्या का तकरीबन 3 करोड़ यानी 5.9% था। 2019 से पहले जब 19 के लास्ट में जब आया था तो 20 से असर देने लगा था कोरोना, तो फिर वर्ष 2022 में कुल बेरोजगारी दर संख्या 2.9 करोड़ हो गया और बेरोजगारी दर घट कर 4% पर आ गई। ऐसी बातें रिपोर्ट में की गई है। कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करें, इससे स्पष्ट होता है कि बेरोजगार एक अंतरहीन समस्या बने बावजूद यहाँ अच्छी विकास, आर्थिक विकास दर हो रही है। इसके संदर्भ में कुछ तथ्यों को हम लोग अभी आंकेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार अल्प बेरोजगारी की दर बेरोजगारी दर से कहीं है। तो अल्प बेरोजगारी क्या होता है, सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करेंगे, तब चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। तो क्या है बेरोजगारी, सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें तो जब किसी देश के कार्य करने वाले जनशक्ति अधिक है और कार्य कम है, तो जो बिना काम के लोग हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। अगर काम करने के लिए राजी होते हैं हुए लोगों को प्रचलित मजदूर पर कार्य नहीं मिलता है, तो उसे ऐसी अवस्था को बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं की संज्ञा देते हैं। बेरोजगारी का होना या न होना श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। अर्थात हम बोले सीधा सा अर्थों में, श्रम की मांग क्या की जा रही है और उसके आपूर्ति कितनी हो पा रही है, उसके बीच का अंतर जो प्राप्त होगा, स्थिर जो बना रहेगा, वही बेरोजगारी दर किया जाएगा। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि मांग कर रहा है, पर मांग के अनुपात में क्या है, रोजगार नहीं है, ये कारण हो सकता है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि मांग कर रहा है, पर उसके जो उसका कार्यशैली है, कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, उसके अनुपात पर रोजगार नहीं प्राप्त है, यह भी एक कारण बन सकता है। तो ऐसी स्थितियां होती है तो क्या होता है, उससे बेरोजगारी की संख्या दी जाती है। क्लियर हो गया। अगर हम आगे बात करें कि बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार कौन है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। जो वह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होता है। जैसे ही अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का संरचनात्मक बदलाव होगा,
उसके कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, जिसे संरचनात्मक हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। अल्प बेरोजगारी उसे कहते हैं वह स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति जितना समय काम कर सकता है उससे कम समय में काम मिलता है। अर्थात क्षमता है 8 घंटे कार्य करने का, भारत में 8 घंटा कार्य करने का क्या है समय बाध्यता है, पर वो काम कितना उसको मिल रहा है, 4 घंटा मिल रहा होगा, 5 घंटा मिल रहा होगा, 3 घंटा मिल रहा होगा, 1 घंटा मिल रहा होगा। शेष जो आप अंतर देखिएगा वो क्या अल्प रोजगार के संदर्भ में आता है। अगर 3 घंटा मिल रहा है तो 5 घंटा वो क्या अल्प रोजगार उसको प्राप्त हो रहा है, 4 घंटा मिलता है तो 4 घंटा वो क्या अल्प रोजगार पर है। इसी तरह 5 घंटा का कार्य मिल रहा है तो 3 घंटा वो क्या है अल्प रोजगार पर। तो आंकड़े ऐसे ही बदलते हैं, इसे ध्यान रखिए। अल्प रोजगार का अर्थ सीधा सा है जो निर्धारित कार्य अवधि है उससे कम काम को प्राप्त करना। क्लियर है। अगर हम आगे बात करें इसी के साथ ही साथ कि एक पूर्ण बेरोजगार भी कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति कार्य करना चाहते हैं जिसमें काम करने के आवश्यक योग्यता भी होती है लेकिन उसे काम नहीं मिलता और वो पूरा समय बेकार रहता है, तो पूरी तरह परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर आश्रित रहता है। अर्थात वो काम करना चाहता है, जैसे काम करना चाह रहा है वो, पर उसके काम के आवश्यक योग्यता नहीं होती है, या आवश्यक योग्यता भी होती है, अर्थात योग्यता उसके पास होगा पर उसे काम नहीं मिलता। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का काम नहीं मिल रहा, मान लीजिए जो बीएड किए हुए हैं और या बीए किए हुए, एमए किए हुए, बीटेक किए हुए हैं, बीएससी किए हुए, या किसी प्रकार से यह योग्यता रखता है, काम करने के इच्छुक है, पर उस अनुपात में कार्य ही नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, तो वो कार्य नहीं कर पाता। जैसे कल एक बच्ची का कॉल आया, मुझे बहुत दुख हुआ उस बच्ची को लेकर। जौनपुर से वो कॉल की थी बच्ची, जौनपुर से उनको जॉब चाहिए था, तो वो अभी बीएससी कर रही है। तो क्या होता है कि जॉब उनको अभी बीएससी कर रही, तो हम लोग पास जॉब क्या होता है, जो या तो इंटरव्यू तक जो पास गए होते, मेंस कुछ 1-2 बार लिखे होते, उनके लिए हम लोग कार्य दे सकते हैं, पर जो अभी ग्रेजुएशन लेवल पर है तो इस क्षेत्र में काम नहीं है। तो मैं भी चाहता था जॉब उनको चाहे, उनको भी इच्छा है, पर वो क्या कर पा रही है, उनको जॉब नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो यही होता है पूर्ण बेरोजगारी के संदर्भ में आंकड़े आप कुछ समझ सकते हैं कि उस बच्ची को जॉब चाहिए, मैं भी जॉब देना चाहता हूँ, पर उनकी योग्यता के आधार पर जॉब प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है। तो ये भी ध्यान, आवश्यक योग्यता भी वो रखी हुई है अन्य क्षेत्र में, पर जिस डिमांड जो है जॉब का वो नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार से भी बेरोजगारी के संदर्भ समझ सकते हैं। अब मौसमी बेरोजगारी होती है क्या, कि किसी व्यक्ति वर्ष में केवल कुछ महीनों तक, जैसे कृषि में 2 से 3 महीना काम रहता है, बाकी क्या रहते हैं, वो बेरोजगार ऐसे ही रहते हैं। कृषि क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अब है कि इसके साथ रिपोर्ट में क्या बात की गई, ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट में बात यह की गई है, भारत में प्रतिवर्ष कार्य औसतन 8 घंटे के हिसाब से निश्चित है। वर्तमान समय भारत की आबादी एक बड़े तबके दिन हिसाब से अत्यंत कम समय में रोजगार उपलब्ध करा रही है। कोई भी व्यक्ति 5 घंटे के लिए रोजगार पर लगा रहता है तो उसे 3 घंटे के लिए उससे कोई ना कोई कम काम समय के लिए करता है, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति प्रतिदिन आयु बहुत कम है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कम होता है। तो अल्प बेरोजगारी की दर 2012 में पुरुष और महिलाओं में एक समान थी, 8.8% प्रतिशत थी। 2019 में बढ़कर 9 और 9.6 हो गया, अर्थात पुरुषों में 9 हो गया, महिलाओं में 9.6 हो गया। पर 2022 का अगर हम दर कमी बात करें, पुरुषों में यह करीबन 7.7% हो गया, महिलाओं में यह 7.1 हो गया। तो क्या हो रहा है, यह कमी हुआ है अल्प बेरोजगारी पर। ध्यान रखिएगा, अन्य के संदर्भ में हम क्या देखते हैं कि बेरोजगारी की स्थिति है। तो आगे हम बात करेंगे इसी के संदर्भ में कि कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 2000 में से लेकर अब तक भारत में कुल श्रम संख्या 50 से 55% तक हिस्सा रोजगार के लिए खुद प्रयासों पर निर्भर है, जिन्हें इस ऋतु में 100 रोजगार श्रेणी में रखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2000 से लेकर इस श्रेणी में लगभग 52% लोग क्या कर रहे हैं, 2022-23 की संख्या बढ़कर आपको कितना हो गया, 58%। कुल मिलाकर बात की जाए कि कुल श्रम संख्या
भारतीय समाज के रोजगार के लिए असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें इंसरेक में सड़क के किनारे रेहड़ी जो लगाए रहते हैं उनके, दूध और सब्जी वाले बेचने वाले, किसी सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, कार्य करने वाले जैसे लोग सम्मिलित होते हैं। मगर ये लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, क्योंकि इनकी प्रतिदिन आमदनी बहुत कम है। किसी दिन काम मिलता है, नहीं मिलता है। काम जिस दिन मिलेगा उनको पैसा मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, पर काम जिस दिन नहीं मिलेगा वो पूरी दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। आप देखिए किसी भी चौक चौराहे पर अगर देखते हैं, चौक अगर चौराहा है तो देखते हैं उसके आसपास कुछ लोग जमा होते हैं। वो मजदूर वर्ग होते हैं जिनको कुछ लोग काम पर हायर करते हैं। तो देखते हैं वो सुबह सुबह आप जाइएगा किसी चौराहे पर जहाँ पर 50 से 60 लोग जमा होते होंगे, वहाँ पर कुछ लोगों को है ना, कोई आता है अपने काम के लिए हायर करके लेके चल जाता है। 10 से 15 लोग हमेशा ना ऐसे देखते हैं, उनको काम मिलता ही नहीं। तो क्या है, वो काम करने की इच्छा तो रखते हैं पर उनको काम ही नहीं मिल पा रहा। ऐसी स्थिति में ILO की रिपोर्ट बहुत ही प्रासंगिक है। इसे समझने के प्रयास करने का प्रयास आपको करना होगा। इससे क्या होगा, आंकड़े बहुत दिए गए हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बेहतर प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो संसाधनों का ह्रास होता है। ध्यान रखिएगा, संसाधनों का ह्रास होता है। अब संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक मानवीय संसाधन और एक प्राकृतिक संसाधन, जिसे हम बहुत से अन्य रूप से देखते हैं। तो अगर मानवीय संसाधन हो रहा है तो मानवीय संसाधन से ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति का हानि तो हो ही रहा है, प्लस समाज का भी हानि हो रहा है, प्लस राज्य और देश का भी हानि हो रहा है। अगर प्राकृतिक संसाधन का हो रहा है तो हम पुनः इसकी वापसी कर सकते हैं अन्य माध्यमों से, पर इसकी पुनः वापसी नहीं होती है। इसलिए संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना आवश्यक है। इसी को लेकर ILO ने विश्लेषण में भारत में बेरोजगारी की विकट स्थितियों को स्पष्ट किया। 50% अधिक तबका असंगठित क्षेत्र में रोजगार श्रेणी में इसी तरह आंकड़े आपको प्रस्तुत किए गए। आंकड़ों को केवल एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जैसे क्या प्रश्न पूछेगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर देखिए। भारत में सेवा क्षेत्र में भारत करीबन 55% आसपास GDP में अंशदान करता है, पर रोजगार में इसका तुलनात्मक बहुत कम है। तो हमें अन्य विकल्प की तलाश करनी होगी, अन्य विकल्प की तलाश करनी होगी। जो मूल रोजगार की धारणा है उसको परिवर्तित करके क्या करना होगा, अन्य विकल्प की तलाश करनी होगी। तो अल्प विकल्प के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, हम सेवा क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, लोगों को सृजित कर सकते हैं, लोगों को क्या कर सकते हैं, आपको प्रशिक्षण कर सकते हैं, कौशल कर सकते हैं। कौशल विकास तकनीक का पहले से भी चल रहा है, कौशल हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। अब देखिएगा, यह है ना, प्रत्येक व्यक्ति पर होना चाहिए। व्यक्ति के स्तर पर भी यह प्रयास होना चाहिए, समाज के स्तर पर भी, समाज के बहुत से संगठन उसके स्तर पर भी होना चाहिए, निजी संस्थानों के स्तर पर होना चाहिए, प्लस सरकारी संस्थानों के स्तर पर भी होना चाहिए। तभी देश में इस प्रकार की बेरोजगारी की जो समस्या वो समाधान हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूज़ को और देख लेंगे। यह न्यूज़ आप लोगों को पता है, यह सीरीज चल रहा है। जो भी लोग हैं इसमें भाग ले सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। देखिए PT फैक्ट आपको यहाँ से निकालना है। ग्रैंड मास्टर हैं, 17 वर्ष के हैं, डी गुकेश कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर विश्व चैंपियनशिप खिताब में सबसे युवा चैलेंजर बनकर इतिहास रखा है। गुजरे 14वें अंतिम दौर के अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को ड्रॉ खेला और विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर के निर्धारण में आवश्यक 14 में से 9 अंक प्राप्त किए और उनके बाद विजेता इनको घोषित किया जाता है। 12 वर्ष की आयु में ग्रैंड मास्टर बने थे गुकेश। तो ध्यान रखिएगा, आर प्रज्ञानंद 5वें स्थान पर रहे। तो इसी प्रकार से चीज़ें आपको PT फैक्ट याद रखें। कनाडा के टोरंटो में यह प्रतियोगिता चल रहा था, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा PT फैक्ट कवर करना है। अब 2 PT फैक्ट है, यह भी 10 करोड़ से कारोबार सब करने वाली पहली कंपनी बनी रिलायंस। तो इसके कुछ लाभांश देख लीजिएगा आप लोगों को PT फैक्ट के तौर पर। 23-24 के यह 10 लाख करोड़ रुपये कारोबार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। इस दौरान से 2.6% से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 22-23 में ये 9.74 लाख करोड़ की कंपनी हुआ करती थी। अगर हम रिलायंस में करोड़ रिकॉर्ड शुद्ध लाभ प्राप्त किया है लगभग 69,000
अगर सॉरी 70,000 लगभग 69,621 लगभग 70,000 करोड़ रुपया शुद्ध लाभ प्राप्त किया है, जबकि 20 वर्ष में यह इतना रहा था। तो आंकड़े थोड़ा सा देख लेना है, कुछ नहीं। एक और पीटी फैक्ट है नाइमा खातून के बारे में। एएमयू की पहली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली, आपको 100 साल में पहली पद सम्मानित पहली महिला बनी है। अब यह खातून जी आप कुलपति होंगी। ध्यानपति इसको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मंजूरी दे दी गई, क्योंकि कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, जो सरकारी आपको संस्थाएँ हैं जो वहाँ पर नियुक्ति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विद्यालय के तौर पर यह प्रस्थापित है, इसलिए इनकी नियुक्ति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की जा रही है। अब मुझे एएमयू के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, किनके द्वारा की गई थी। ये सब पीटी फैक्ट आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आसानी से मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय